ईरान के मिसाइल हमलों के बाद से इजरायल कैसे बौखलाया हुआ है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी जारी है, लेकिन इस बार इजरायल ने ईरान को दहलाने की ऐसी प्लानिंग की है जो बेहद खतरनाक है। इजरायल के निशाने पर ईरान के सर्वोच्च नेता खमनई हैं और इजरायल ने ईरान के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी कर रखी है। युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार है। ईरान को पता है इजरायल खामोश बैठने वाला नहीं है, इसलिए ईरान भी युद्ध की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। एक तरफ ईरान जंग की तैयारियों में जुटा है, दूसरी तरफ इजरायल के एजेंट्स की पहचान भी कर रहा है, क्योंकि ईरान जानता है लड़ाई बड़ी है, अपनों की गद्दारी भारी पड़ सकती है। लेकिन आज की हकीकत क्या है, इसी की एक एक तस्वीर के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। जहां आपको बता दूं, तेल अवीव से मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त इस वॉर फ्रंट पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसकी एक एक तस्वीर और रिपोर्ट लगातार हमसे साझा कर रहे हैं। वहीं माउंट लेबनन से सुमित चौधरी इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। माउंट लेबनन में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, बेरूत से आगे बढ़ते इसी टारगेट को लेकर करूंगी सुमित से सवाल। उससे पहले सबसे बड़ी खबर ईरान को लेकर, और यह TV9 की एक्सक्लूसिव खबर है, क्योंकि इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट में बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। टॉप टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई हैं और खमनई की पूरी टीम इजरायल के निशाने पर बताई जा रही है। मीटिंग में ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने की कसम खाई गई है। अब खबर को इस लिहाज से समझिए कि आखिर क्यों ईरान के सत्ता परिवर्तन की जा रही है तैयारी। मेरे सहयोगी मनीष से इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले अभी तक हुई बैठक और बैठक के बारे में जो डिटेल सामने आ रही हैं उसी के आधार पर लिया गया बड़ा फैसला, क्योंकि ये इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को लेकर खबर है। यह खबर है इजरायल की तरफ से हुए उस बड़े फैसले को लेकर जिसमें टारगेट पर सीधे बताए जा रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई को लेकर। खबर जानिए तफसील से पूरी जानकारी, क्योंकि यहां ईरान में तख्ता पलट की तैयारी इजरायल कर रहा है और इजरायली सुरक्षा कैबिनेट में बकायदा तख्ता पलट के ब्लूप्रिंट को मंजूरी दी गई है। साफ हो गया कि इजरायली टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनई हैं। सवाल है आखिर इजरायल तख्ता पलट करना क्यों चाहता है? जवाब, ईरान में सत्ता परिवर्तन के बगैर इजरायल खुद को सुरक्षित नहीं मानता। जाहिर है ईरान भी आसानी से इजरायल की साजिश को पूरा नहीं होने देगा। तो इजरायल की संभावित रणनीति क्या हो सकती है, ये समझिए। पहला तरीका ये हो सकता है कि खमनई का अंजाम भी नसरल्ला जैसा हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि खमनई का इस्माइल हानिया की तरह खात्मा कर दिया जाए। तीसरा तरीका, ईरान में किसी जनरल के जरिए तख्ता पलट की कोशिश। चौथा तरीका, ताबड़तोड़ स्ट्राइक और इससे जंग कर ईरानी जनता ही खुद खमनई के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा सकती है। ये स्पेक्यूलेशंस आज इस आधार पर लगाए जा रहे हैं जिसमें एक बड़ी रणनीति ये इजरायल की तरफ से अपनाई गई है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ईरान में तख्ता पलट का इजरायली मंसूबा पूरा हो सकता है, यही क्या इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है मनीष, या ये भी ईरान को उलझाने की एक रणनीति भर है? देखिए, ये महज रणनीति नहीं है, क्योंकि इजरायल के सुरक्षा कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगाई है और या तो यूं कहें आपकी इजरायल ने सौगंध खाई है। इजरायल ने ये सौगंध खाई है कि जिस ईरान ने इजरायल पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, अब उस ईरान की पूरी ताकत को खत्म करनी है। और इजरायल को ये समझ में आता है कि जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनई सत्ता में है तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए इजरायल ने एक मास्टर प्लान बनाया है। मास्टर प्लान सुप्रीम लीडर को हटाने का, मास्टर प्लान जिसके तहत सुप्रीम लीडर और जो ईरानियन रिजीम है उसको खत्म करने का। अब वो किस तरीके से खत्म हो सकता है, इसके कई ऑप्शंस आपने दिया भी है। देखिए, हमने देखा कि किस तरह से हमास के लीडर इस्माइल हानिया को मारा गया था। हमने देखा कि किस तरह से हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को खात्मा किया गया था। उसी तरीके से अब इजरायल ये मानता है कि अगर ईरान को कमजोर करना है, अगर इजरायल को सुरक्षित रखना है, तो फिर ईरान के सुप्रीम लीडर को भी हटाना पड़ेगा। हटाने के कई विकल्प हो सकते हैं। इस्माइल हानिया जैसा अंजाम हो, नसरुल्लाह जैसा अंजाम हो, या फिर जैसे बांग्लादेश में हमने देखा सत्ता परिवर्तन होते हुए, या फिर इजरायल के अगर कोई एजेंट के तौर पर आप कहें कि ईरानियन कोई टॉप जनरल बगावत कर ले। इस तरह के तमाम विकल्प है। उन विकल्पों में से कोई एक विकल्प होगा। के रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारा हमला ऐसा होगा जिसको देखकर ईरान को भी लगेगा या ईरान भी जिसके बारे में नहीं सोच। चलिए, इन तमाम स्पेक्यूलेशंस के बीच जो रणनीति अपनाई जा रही है और तख्ता पलट का इजरायली मंसूबा पूरा हो सकता है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में जानकारी मनीष हमारे सहयोगी दे रहे थे। लेकिन अब एक और बड़ी खबर, जहां इजरायल की बमबारी में दहले बेरूत को लेकर आज फिर खबर सामने आई है कि सेंट्रल बेरूत में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया है और बेरूत में रिहायशी इमारतों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, एक सवाल सुमित से लगातार पिछले कई दिनों में हम कर रहे हैं कि आखिर ये जो युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस पहले माना जा रहा था कि सीमित है, लेकिन इन्हीं ग्राउंड ऑपरेशंस में
बड़ी खबरें ये सामने आ रही हैं कि बेरूत पर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और बेरूत में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बमबारी के बीच आज की खबर यह है कि आईडीएफ इमारतों को, रिहायशी इमारतों को अब सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है। तो ईरान में तख्ता पलट के प्लान के बारे में मनीष से मैंने सवाल किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत में जिस तरीके से भीषण स्ट्राइक को अंजाम दे रहा है, इसके बारे में सुमित से सवाल से पहले खबर बेरूत में इजराइल की विनाशक स्ट्राइक को लेकर, जहां आपको बता दें कि 22 लोगों की मौत की खबर है। इसी अटैक में 117 लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। टारगेट रिहायशी इमारतों को बनाया जा रहा है और इन्हीं हमलों में नवीरी और बास्ता दहल गए हैं। हालांकि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, सुमित, माउंट लेबनान में आपकी इस मौजूदगी के तहत ये बता दीजिए कि आखिर ये कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर रिहायशी इलाके, सवाल यही आप जवाब देते थे, रिहायशी इलाकों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इन्हें भी यहां पर वेपन स्टोर के साथ साथ ऑपरेट करने का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। आज ये दायरा किस हद तक बढ़ चुका है और क्यों? सुरभि, पिछले 30 घंटे के अंदर दो बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने साफ किया है कि इजराइल की स्ट्रैटेजीज में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। इजराइल ने ना सिर्फ, आप मान के चलिए कि सेंट्रल इजराइल को टारगेट किया, बल्कि माफ कीजिएगा सेंट्रल बेरूत को टारगेट किया, बल्कि उन्होंने ईस्ट ऑफ लेबनान को भी टारगेट किया है। पहला ऐसा मौका है 2006 के अंदर जब उन्होंने सीधे तौर पर सेंट्रल बेरूत और ईस्ट ऑफ लेबनान को टारगेट किया। ये दोनों इलाके वो हैं जो क्रिश्चियंस और आप कह सकते हैं द्रूज की पॉपुलेशन के साथ सबसे ज्यादा इस इलाके में है। अब कल जो खबर आई उसमें कहा गया कि लगातार हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर साफा की लगातार जानकारी इनको मिली थी और ये कहा जा रहा था कि अब उसके पीछे इजराइल की फोर्सेस लगी हुई हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने उस बात को डिनाई कर दिया कि उसके कमांडर को कुछ भी नहीं हुआ है, वो सुरक्षित है। लेकिन उस पूरे अटैक के अंदर 22 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हैं। तो निश्चित तौर पर अब इजराइल की कोशिश ये है कि वो सेंट्रल बेरूत के अंदर भी, वो ईस्ट लेबनान में भी, हर जगह उस अटैक करे जहां पर हिजबुल्लाह के कमांडर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ा चेंज है। हिजबुल्लाह ने भी अपनी सुरक्षित रहने के लिए उन पॉपुलेशंस में घुस रहे हैं जो पहले क्रिश्चियंस की और द्रूज की हुआ करती थी, जिनको इजराइल ना तो हाथ लगाता है और ना ही उन पर अटैक करता है। तो निश्चित तौर पर अब आप मानिएगा कि इजराइल ने अपने जंग का दायरा या फिर अपने अटैक का दायरा बढ़ाया है। वो हर उस जगह को टारगेट कर रहा है और उस लोकेशन को टारगेट कर रहा है जहां पर उनके होने की मौजूदगी है। टारगेट किया गया, वेपन डिपो को टारगेट किया गया, रिहायशी इलाकों को भी इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि माना यह जा रहा था कि हिजबुल्लाह भी यहीं से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो टॉप लीडर्स उसके निशाने पर रहे हैं, आज सवाल होगा अब वाफिक सफा को लेकर। आपको बता दें, आज खबर आई है वाफिक सफा के लिए सेंट्रल बेरूत पर बड़ा हमला और 15 मिनट में कई मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, हमले के बाद कई बिल्डिंग्स में आग लगी। आईडीएफ के हमले में वाफिक सफा बच गए और हिजबुल्लाह ने इसके बचने का दावा भी किया है। अब ये शख्स है कौन जिसका जिक्र इस वक्त मैं कर रही हूँ? सवाल इसी बारे में सुमित से करूंगी और उसके बाद सीधे इसी रणनीति के तहत अगला सवाल होगा मनीष से, ये जानते हुए कि टॉप कमांडर्स जिस तरीके से इजराइल की हिट लिस्ट में रहे हैं, उसको देखते हुए क्या वो बहुत बड़े हद तक कामयाब भी हुआ है? फिलहाल टारगेट पर वाफिक सफा को लेकर आज खबर सामने आई है। इजरायली टारगेट पर आया वाफिक सफा, आखिर है कौन, ये जान लीजिए। ये हिजबुल्लाह कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रमुख है। सफा की गिनती हसन नसरल्लाह के करीबियों में की जाती है। आईडीएफ की तरफ से तो दावा यह कि बेरूत में हथियार मुहैया करवाने में भी वाफिक सफा भूमिका अदा करता रहा है और इजरायली सेना का यह मानना है कि वाफिक सफा इस वक्त सेंट्रल बेरूत के घनी आबादी वाले इलाके में मौजूद है। अब अहम बात यही है कि सफा टारगेट पर इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के कई बड़े नेताओं का खात्मा किया जा चुका है और बड़े नेताओं में वाफिक सफा ही जिंदा बचा है। मतलब इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना चाहता है और यही वजह है कि अब सेंट्रल बेरूत में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां माना सुमित यही जा रहा है कि आम लोगों के बीच ये भी मौजूद है। और ये आपने जो जानकारी दी है इसमें एक और एड ऑन मैं कर देता हूं। वाफिक सफा वो शख्स है जो नसरल्लाह की फैमिली से आता है, वो उन्हीं की फैमिली का शख्स है, बहुत क्लोजली नसरल्लाह के कामकाज को, उनकी चीज़ों को देखता है, उनके एक पर्सनल चीज़ों को संभालता है और ये कहा जा रहा था कि वाफिक सफा आने वाले वक्त में धीरे धीरे हिजबुल्लाह को कमांड करेगा। वो लगातार उनकी लॉजिस्टिक्स को, उनके पैसे के लेन देन को, उनकी ट्रेजरी को कमांड करने वाला था और यही स्ट्रैटेजी इजराइल को पता लग गई थी। इजराइल ने जो टारगेट किया, मैं आपको जैसा थोड़ी देर पहले बता रहा था
था कि अब जो बड़े कमांडर्स हैं वो सेंट्रल बेरूट के अंदर, वो आप कह सकते हैं कि ईस्ट लेबनान के अंदर उन जगहों पर जाकर छुप रहे हैं, उस जगहों पर जाकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जो क्रिश्चियंस या फिर द्रूज कम्युनिटीज के हुआ करते थे। और इजराइल को जब इसकी जानकारी मिली कि वाकई सफा एक बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर रहा है, वो लगातार वहां पर कई लोगों से मिल रहा है, तो देर रात में आपको बताऊं बड़े अटैक्स किए गए। सेंट्रल बेरूट बहुत सुरक्षित है, वहां पे बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज आकर रुके हैं जो साउथ लेबनान से आए हैं, और ऐसी जगह में बड़े अटैक्स को मतलब बड़ी कैजुअलिटी। हालांकि वाफिक सफा डिनाई किया है, लेकिन वहां पर कई लोगों के कैजुअलिटी होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें कई आम लोग भी मारे गए हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि इजराइल अब किसी भी तरीके से अपने असाइनमेंट को, अपने मिशन को कंप्लीट करने पे लगा है। उसकी पूरी कोशिश है कि बिना टाइम दिए हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी जाए, जो नए कमांडर्स भी बन रहे हैं उनको भी मार गिराया जाए। इस्माइल कानी को लेकर आज खबर क्या सामने आई है? कानी पर मोसाद एजेंट होने का शक, और ईरान लौटते ही कानी से कड़ी पूछताछ की गई है। आपको बता दें, नसरल्लाह की हत्या से जुड़े सवाल जवाब को लेकर खबर बड़ी है। आखिर ये इस्माइल कानी है कौन और इससे पूछताछ की वजह क्या है, इस बारे में एक एक डिटेल जानकारी आपके सामने, और उसके बाद सीधे मनीष से सवाल, क्योंकि असल में कानी से पूछताछ के पीछे कुछ सवाल हैं। और जैसे क्या कुर्द फोर्स चीफ इस्माइल कानी से नसरल्लाह की जासूसी की? क्या इस्माइल कानी ने मोसाद को नसरल्लाह की लोकेशंस दी? असल में कानी पर शक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नसरल्लाह की हत्या से पहले वो उनसे मिलने बैरूत गया था, और नसरल्लाह की हत्या के बाद कानी के लापता होने की खबर भी सामने आई। अब कानी नसरल्लाह की मौत के 14 दिन बाद तेहरान जिंदा लौटा है। बड़ी बात यह है कि टॉर्चर रूम में पूछताछ के दौरान कानी को हार्ट अटैक भी आया है, ये खबर भी सामने आ रही है। अब ऑपरेशन कानी के बारे में एक सवाल मनीष सीधे आपसे, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से अभी तक हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसमें शक गहराता गया कि अंदर ही भीतर खाने लोगों के जरिए ये तमाम इनपुट ट्रैक और ट्रेस करने में वो कामयाब रहे। बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस वक्त आप मुझसे सवाल कर रही थी, ठीक मेरे सर के ऊपर से एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर गुजरा। लगातार इस तरह की एक्टिविटी हो रही है क्योंकि यौम किपुर है। यौम किपुर वो दिन जो यहूदी के लिए सबसे पवित्र दिन है, लेकिन इतिहास कहता है कि यौम किपुर के दिन ही इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई थी। देखिए, इस्माइल कानी को लेकर बीते 24 घंटे में जितनी चर्चा हुई है, शायद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर भी इतनी चर्चा नहीं हुई है, और तमाम तरह की बातें आ रही है। कहा जा रहा है कि इस्माइल कानी लेबनान गए थे, नसरुल्लाह से मीटिंग थी उसकी, नसरुल्लाह मारा गया, इस्माइल कानी बच गया, और यहीं से सारी कहानी शुरू हुई तेहरान में कि भैया अगर नसरुल्लाह मर गया तो फिर इस्माइल कानी कैसे बच गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्माइल कानी मोसाद का एजेंट हो? आपको ध्यान होगा कि 2 हफ्ते पहले की बात है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अलीजादे ने कहा था कि एक बार हमने एक सीक्रेट विंग मोसाद जैसी बनाने की सोची थी, जिसका काम था मोसाद की तरह से ईरान के इंटरेस्ट को बचाना, लेकिन उस सीक्रेट विंग का हेड ही जो है वो मोसाद का एजेंट हो गया। तो यानी ईरान में अब ऐसे साजिशों के बीच में दरअसल हर दूसरे व्यक्ति पर शक किया जा रहा है। अगर आप मर जाते तो आप शहीद कहलाते, अगर आप बच गए तो आप मोसाद एजेंट बन गए। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो इस्माइल कानी है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद IRGC के कुद्स फोर्स का कमांडर है। वो कुद्स फोर्स जिसका काम था हिजबुल्लाह के साथ कोऑर्डिनेट करना, जिसका काम है इराकी मिलिशिया के साथ कोऑर्डिनेट करना, और इन सब के जरिए इजराइल पर अटैक करना। तो सोचिए कि ईरान ने जिसको जिम्मेदारी दी थी इजराइल के खिलाफ सारा कोऑर्डिनेट करने के लिए, वही आदमी अगर मोसाद का एजेंट निकल गया तो ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए इस्माइल कानिया को लेकर अब ये भी बात आ रही है कि कल परसों में जब उसका इंटरोगेशन हो रहा था तेहरान में लौटने के बाद, तो कह रहे हैं कि उस इंटरोगेशन में हार्ट अटैक आ गया। कितना सच कितना झूठ नहीं पता, लेकिन ऐसी तमाम बातें इजराइल में आप कहें तो समंदर में तैर रही है। चलिए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने शुरुआत में यहूदियों के सबसे पवित्र दिन का जिक्र किया है मनीष, उसी बारे में एक जानकारी साझा कर देती हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज बड़ी खबर यह है कि यहूदियों के सबसे पवित्र दिन यौम किपुर को पर ही हमले को लेकर इजराइल अलर्ट है। और आपको हम बताएंगे कि आखिर युद्ध की छाया में सबसे पवित्र दिन जिस तरीके से मनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, उसी दौरान आखिर इजराइल सतर्क क्यों है? शुक्रवार को सूर्यास्त से शनिवार रात तक यौम किपुर मनाया जाएगा। इसी के बारे में आपको ये जानकारी तस्वीरों के साथ दे रही हूं, क्योंकि आज ही के इस पवित्र दिन में युद्ध के हालात के बीच इजराइल कैसे अलर्ट है, और कई मोर्चों पर युद्ध के बीच यहूदियों का यह खास त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह के खिलाफ IDF का ऑपरेशन भी जारी रहेगा। यौम किपुर के दिन ही बाजार उड़ानें बंद रहेंगी और उस दिन मीडिया कवरेज भी नहीं करता है।
लेकिन पहली बार बड़े घटनाक्रम की नौबत में कवरेज की भी तैयारी है। हिजबुल्लाह हमास से बड़े हमले का खतरा सता रहा है और बड़ी बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास का जो हमला हुआ, 7 अक्टूबर 2023 को योम किपुर युद्ध के 50 साल पूरे हुए थे। मनीष, आज के इस हालात के बीच इजराइल की तैयारी आखिर है क्या? क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि ईरान को बैक स्ट्रेंथ मानते हुए कोई भी प्रॉक्सी किसी भी तरीके से सीधे इजराइल के अंदर हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा है। बात तो सही है कि योम किपुर जो यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है, लेकिन इसके साथ की जो यादें जुड़ी है इजराइल के अस्तित्व को लेकर वो बहुत ही अलग है। अक्टूबर 1973 में जब इजिप्ट और सीरिया की अगुवाई में 8 या उससे अधिक अरब मुल्कों ने एक साथ इजराइल पर जब आक्रमण किया था, उस दिन भी योम किपुर था और पूरी दुनिया योम किपुर को कम से कम इसी रूप में जानती है। ये वो दिन है जिस दिन इजराइल पर इसके आसपास के सभी मुल्कों ने एक साथ आक्रमण किया था और अभी भी इसी तरह के हालात हैं। अब सवाल यह है कि इस बार योम किपुर में क्या होगा। देखिए, इजराइल में मौजूद रहकर मैं दो चीजें देख रहा हूं। एक तो जो आम यहूदी हैं या इजराइल के जो लोग हैं वो योम किपुर के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो जरूरी का सामान अपने घरों में रख रहे हैं, क्योंकि ये वो दिन होता है जिस दिन वो खाते नहीं है, जिस दिन वो कपड़े नहीं धोते हैं, नहाते नहीं हैं, लोगों से कम बातचीत करते हैं, पूरी तरह से फास्ट रहते हैं। तो आइडिया ये है कि आप मायावी दुनिया को छोड़कर ईश्वर की शरण में चले जाएं, आप भौतिक दुनिया को छोड़ दें। लेकिन सवाल यह है कि ईश्वर की शरण में जाने के दौरान जो दूसरे मुल्क हैं वो जब इजराइल के सामने चुनौती लेकर आते हैं तो इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा। इसलिए लगता है इस बार का योम किपुर बेहद अलग है। अभी मैं देख रहा हूं सड़क पर आसपास में लोग गन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का शक है कि कहीं उनके दुश्मन योम किपुर के नाम पर कोई अटैक ना कर दे। इसकी प्रबल संभावना है कुछ ही देर के बाद योम किपुर आधिकारिक तौर पर शुरू होगा और फिर अगले 24 घंटे में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इजराइल अपनी प्रतिरक्षा में भी कोई बड़ा हमला कर सकता है। हो सकता है कि उसका टारगेट ईरान हो, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है और उसके लिए उसी योम किपुर को चुना गया है, क्योंकि योम किपुर के साथ यह भी है, योम किपुर के दिन ही इजराइल ने अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाया था, धूल चटाई थी। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल सुमित आपसे, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी के तहत ये कामयाबी इजराइल को मिली है जहां उसके अपने ही एजेंट्स उसी के प्रॉक्सी के गढ़ में रहते हुए उनकी तमाम इनपुट्स को जुटाते हुए हमलों को अभी तक कामयाब तरीके से साबित कर चुके हैं कि वो उसके गढ़ में रहते हुए उसका खात्मा कर रहे हैं। आज भी क्या इसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं? क्योंकि अब रिहायशी इलाकों में ही क्या एजेंट्स की मौजूदगी को लेकर भी कोई इनपुट है? बिल्कुल सुरभि, क्योंकि आप जो बात कर रही हैं उसकी तस्दीक यहाँ ज़मीन पर दिखाई भी दे रही है। मैं आपको बताऊं कि जब नसरल्ला मारा गया था तब भी ये बात मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया था कि कैसे लगातार कई जगहों के ऊपर बड़े अटैक करने के बाद जो इनपुट मिल रहा है वो लगातार इजराइल को ग्राउंड से मिल रहा है। सर्विलेंस के साथ साथ ग्राउंड से बहुत सटीक इनपुट मिल रहा है। और कल जो बड़े अटैक हुए हैं, 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उससे पहले एक दिन पहले भी दाहिया के इलाके में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, 2 लोगों को पकड़ा गया था हिजबुल्लाह द्वारा। और वो कहा यह जा रहा था कि वो इजराइल को इनपुट शेयर कर रहे थे, वो लगातार इजराइल को बता रहे थे कि आखिरकार अटैक कैसा हुआ है, किस चीज़ पे। और कल जब पकड़े गए तब उसको कहा गया कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर था लेकिन मूल रूप से इजरायली था। तो निश्चित तौर पर ऐसी भी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मोसाद या फिर इजराइल की फोर्सेज जो हैं वो कई जगहों पर बड़े अटैक्स इसलिए इनिशिएट कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर ग्राउंड इनपुट है। सर्विलेंस वो लगातार ड्रोन से कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है वो ग्राउंड से मिल रहा है। और यही सबसे बड़ा हिजबुल्लाह के लिए और लेबनान के अंदर उसकी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इजराइल को इतनी सटीक जानकारियां आखिरकार कैसे मिल रही हैं। और ये निश्चित तौर पर इसमें ईरान के भी कई ऑफिसर शामिल होंगे, इसमें लेबनान के कई ऑफिसर भी शामिल होंगे और ग्राउंड फोर्सेस के लोग भी मौजूद होंगे जो लगातार इजराइल को ये सटीक जानकारियां दे रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। लेबनान से सुमित चौधरी लगातार इस ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ मिल रहे इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कमर तोड़ने की जा रही कोशिश की जो खबरें आ रही हैं उस बारे में जानकारी दे रहे थे। वहीं इजराइल से मनीष हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से पवित्र दिन होने के बावजूद इजराइल आज भी अलर्ट है और आज के इस हालात में इजराइल में जो बैठकों का दौर हो रहा है उसमें ईरान के खिलाफ किस तरीके से बड़े फैसले हुए हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अब ताइवान से एक ऐसी खबर सामने आई है जो बेहद हैरान करने वाली है। हाल के दिनों में दर्जनों ताइवानी नागरिक चीन में लापता हो गए और ताइवान के पास उनकी कोई आधिकारिक जानकारी तक नहीं है। ताइवान अपने नागरिकों के लापता होने के पीछे चीनी एजेंसीज का हाथ बता रहा है और यही
बड़ी खबर है। आपको बता दें, चीन में ताइवान के लोगों के गायब होने की घटना पर वहां की सरकार ने जवाब मांगा है। हालांकि चीन की सरकार ने इन आरोपों पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं कहा है, लेकिन ये तय है कि ये घटना ताइवान और चीन के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और ज्यादा गंभीर बना सकती है। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि अब तक ताइवान के कितने नागरिक लापता हो चुके हैं, ये डिटेल भी इस खबर के साथ सामने आ रही है। और सवाल यही है कि ताइवानी नागरिकों के पीछे आखिर है कौन, क्योंकि 2 महीने में 77 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि खोजबीन के बाद 37 लोगों की ही सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल पाई है, जानकारी सामने आ पाई है। हालांकि 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और ताइवान की तरफ से क्या कहा गया है, नागरिकों के लापता होने के पीछे चीनी एजेंसीज है। ये शक और ज्यादा अब गहराता जा रहा है। हालांकि चीन की एजेंसीज ने हिरासत में लेकर इन्हें जेल में डाला है, ये बात कही जा रही है। चीन की नीति के आलोचकों को जेल में डाला जा रहा है। और खास बात यह है कि चीन और ताइवान के बीच जिस तरीके से पुराना विवाद है, आज अगर चीन की एजेंसी ताइवान के नागरिकों को भी अपहरण कर रही है, छिपा रही है, उनको लेकर अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है इस घटना के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है।